एनिमे की कहानी कुछ ऐसी है कि गॉड्स ने धरती को खत्म करके और सभी इंसानों को मारकर एक नई धरती बनाने का फैसला किया है। पर एक डेमी गॉड वॉल्करी को ये मंजूर नहीं था। इसलिए इंसानों और गॉड के बीच एक फाइट का ऐलान किया गया, जिसमें अगर गॉड्स जीतते हैं तो धरती को खत्म कर दिया जाएगा और अगर इंसान जीतते हैं तो धरती और लोग बच जाएंगे। ये इस एनिमे का सीजन 2 है और सीजन 1 में 3 मैच हो चुके हैं, जिसमें 2 मैच गॉड्स और 1 मैच इंसान जीते हैं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वॉल्करी और उसकी छोटी बहन वेको बात कर रही होती हैं कि अब इंसान भी एक मैच जीत चुके हैं तो गॉड्स उन्हें बिल्कुल भी जीतने का कोई मौका नहीं देंगे, जिसकी वजह से उन्हें अगली फाइट के लिए काफी ज्यादा तैयार रहना होगा, क्योंकि गॉड्स अब भी उनसे आगे चल रहे हैं। तभी उनके सामने से एक आवाज आती है जो कि गॉड हरक्यूलिस की थी। हरक्यूलिस को देखकर वेको उसकी तरफ जाने लगती है और हमें लगता है कि उनके बीच लड़ाई होने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं होता और वेको हरक्यूलिस के गले लग जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हरक्यूलिस बाकी गॉड्स की तरह गुस्से वाला नहीं है। वो सभी से प्यार से बात करता है और बच्चों के साथ काफी अच्छे से बर्ताव भी करता है। फिर वॉल्करी भी हरक्यूलिस को हेलो करती है और उससे पूछती है कि क्या अगले मैच में वो फाइट करने वाला है। हरक्यूलिस हाँ करते हुए बताता है कि अगले मैच में वो ही जाएगा और वो जीतने की पूरी कोशिश भी करेगा। ये कहकर हरक्यूलिस वहां से चला जाता है। हरक्यूलिस जा ही रहा होता है तभी उसके पीछे लोकी आ जाता है और हरक्यूलिस से कहने लगता है कि उसके लिए तो इंसानों को मारना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो तो आधा इंसान ही है। पर हरक्यूलिस मुस्कुराते हुए कहता है कि इंसान काफी स्ट्रांग तो है, पर वो उनसे कभी नहीं हारेगा, क्योंकि वो गॉड्स की साइड से फाइट कर रहा है और वो जिसकी भी साइड से फाइट करता है उसके लिए अपनी जान लगा देता है। फिर हरक्यूलिस बताता है कि वो किसी भी हालत में अपना मैच जीतेगा, पर साथ में वो ये भी नहीं चाहता कि इंसानियत को खत्म कर दिया जाए। इसलिए इंसानों के हारने के बाद वो मांग करेगा कि उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। फिर हरक्यूलिस वहां से चला जाता है और लोकी उसकी बातों पर ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। वहीं वल्करी और वेको सोच रही होती है कि अब उन्हें पता है कि गॉड्स की साइड से हरक्यूलिस फाइट करने वाला है, तो उन्हें अपनी साइड से किसी फाइट के लिए भेजना चाहिए। पर वल्करी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास जरूर पहले से कोई प्लान है कि हरक्यूलिस से फाइट करने के लिए कौन सबसे ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है। फिर वल्करी वेको को भी बताती है कि उसने पहले से ही सोच रखा है कि उन्हें किसे हरक्यूलिस के सामने भेजना चाहिए। वल्करी बताती है कि उसने हरक्यूलिस से फाइट के लिए धरती के सबसे बुरे इंसान को चुना है, जिसके बारे में सोचते ही लोगों को गुस्सा आने लगता है। फिर हम रिंग का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि वल्करी ने हरक्यूलिस से फाइट के लिए जैक रिपर को चुना था, जो कि काफी एक बड़ा कातिल और चोर है। पर ये जानकर हरक्यूलिस काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उससे पहले के हर गॉड को काफी अच्छे ओपोनेंट मिले थे और वो सभी इंसान ऐसे थे जो इंसानों को बचाना चाहते थे। लेकिन हरक्यूलिस की फाइट जैक रिपर से है, जो खुद ही इतिहास का सबसे बड़ा कातिल के नाम से जाना जाता है। हरक्यूलिस को भी एक अच्छा ओपोनेंट चाहिए था, लेकिन उसे नहीं मिला, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है। साथ ही कोई भी इंसान भी जैक रिपर को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था, क्योंकि जैक रिपर ने सभी इंसानों को भी काफी परेशान कर रखा है। फिर एक आदमी सभी को बताता है कि जैक रिपर ने लंदन की हर सिटी में इतने लोगों को मारा है जिन्हें गिना भी ना जा सके, और इसलिए लंदन की पुलिस से हर एक डिटेक्टिव को जैक रिपर को पकड़ने के काम पर लगा दिया गया था। लेकिन कोई भी जैक रिपर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया और हमें शर्लॉक के बारे में बताया जाता है, जो कि इतिहास के सबसे बुद्धिमान इंसान माने जाते हैं और ऐसे कोई भी पहेली नहीं रही जिसे वो सॉल्व ना कर सके हो। पर यहाँ तक कि शर्लॉक भी जैक रिपर का पता न लगा सके। वही हरक्यूलिस जैक रिपर को सरेंडर करने की कहता है और बताता है कि अगर वो यही हार मान ले तो वो उसकी जान बख्श देगा, क्योंकि वो जैक रिपर की तरह कोई कातिल नहीं। लेकिन अगर जैक रिपर सरेंडर नहीं करता है तो हरक्यूलिस कहता है कि वो उसे यहीं पर खत्म कर देगा। पर जैक रिपर बिना डरे और काफी प्यार के साथ हरक्यूलिस से हार मानने से मना कर देता है और कहता है कि सरेंडर करना उसका स्टाइल नहीं है। तभी जैक रिपर अपनी 2 स्वॉर्ड निकाल देता है, पर हम देखते हैं कि वो असल में कैंची होती है और तभी जैक रिपर उन्हें जोड़कर कैंची भी बना देता है। ये देखकर सभी इंसान काफी डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये जैक रिपर का वही वेपन है जिससे उसने अनगिनत लोगों को मारा है। सभी गॉड्स भी जैक रिपर का अलग वेपन देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और तभी जैक रिपर अपनी कैंची से खंबे को काफी आसानी से काट कर दिखाता है। हालांकि हरक्यूलिस पर जैक रिपर की बातों का बिल्कुल असर नहीं पड़ता और वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और जैक रिपर से फाइट करने की कहता है। पर जैक रिपर तभी वहां से भाग जाता है। ये देखकर हरक्यूलिस भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और जैक रिपर एक गली में भाग जाता है। हरक्यूलिस भी जैक रिपर के पीछे भागता है और आगे जाकर देखता है कि जैक रिपर आराम से चाय पी रहा है। ये देखकर हरक्यूलिस जैक रिपर से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि ये उसका चाय पीने का टाइम है और वो वही कर रहा है। हरक्यूलिस जैक रिपर को
का वेपन उठाने की कहता है, पर जैक रीपर उसकी नहीं सुनता। इससे गुस्से में आकर हरक्यूलिस जैक रीपर की तरफ आगे जाने लगता है, पर तभी हरक्यूलिस देखता है कि उसके सामने एक धागा है। हालांकि हरक्यूलिस उसे तोड़ देता है। असल में वो धागा एक ट्रैप होता है और हरक्यूलिस के ऊपर काफी सारे चाकू गिरने लगते हैं। लेकिन उनसे हरक्यूलिस को कुछ होता नहीं और वो बताता है कि इंसानों के आम वेपन से गॉड की बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ सकता। ये देखकर जैक रीपर ज्यादा हैरान नहीं होता और कहता है कि उसे बताया गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसे बस एक बार खुद से ट्राई करना था। तभी काफी स्पीड के साथ हरक्यूलिस जैक रीपर के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक भी करने वाला होता है, पर तभी जैक रीपर अपनी गन निकालता है और उसे दीवार पर शूट करके हरक्यूलिस से दूर जाने लगता है। पर हरक्यूलिस सिर्फ एक जंप करके जैक रीपर के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक करता है, और जैक रीपर अपनी कैची से हरक्यूलिस के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। जैक रीपर उसका अटैक रोक तो लेता है, पर इसमें जैक रीपर की कैची टूट जाती है। ये देखकर सभी इंसानों को लगने लगता है कि जैक रीपर हार जाएगा और इसकी वजह से वो सभी भी मारे जाएंगे। तभी हरक्यूलिस अटैक करने आने लगता है, पर जैक रीपर बचने के लिए पीछे जाता है। तभी जैक रीपर वापस पहले की तरह चाकू निकालता है और हरक्यूलिस की तरफ फेंकता है। हरक्यूलिस को लगता है कि वो चाकू भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बार हरक्यूलिस काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि जैक रीपर ने अपने चाकू से गॉड की बॉडी को कैसे घायल किया, जिससे हमें पता चलता है कि जैक रीपर ने अपने डिवाइन वेपन को अपना बैग बना लिया है, जिससे वो जिस भी वेपन को अपने बैग में रखेगा वो एक डिवाइन वेपन बन जाएगा। पर साथ ही जैक रिपर बताता है कि वो सिर्फ उतने ही बड़े वेपन को डिवाइन वेपन बना सकता है जो उसके बैग में आ सके। जैक रिपर की ऐसी ट्रिक देखकर सभी गॉड्स काफी गुस्से में आ जाते हैं। वेको भी वल्करी से पूछती है कि उसने हरक्यूलिस जैसे अच्छे गॉड से फाइट करने के लिए एक ऐसे इंसान को क्यों चुना, जिस पर वल्करी कहती है कि उन्हें इस समय सिर्फ जीत के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गॉड्स के पास इंसान से पहले ही काफी एडवांटेज है। फिर हरक्यूलिस अपनी बॉडी से सभी चाकू को निकाल देता है और फाइट करने की कहता है। तभी जैक रिपर वापस से चाकू फेंकने लगता है, पर इस बार हरक्यूलिस सभी चाकुओं को अपने वेपन से रोक रहा था। हालांकि फिर भी कई चाकू को रोक नहीं पा रहा था, जिससे हरक्यूलिस घायल हो रहा था। ये देखकर सभी इंसान काफी खुश हो रहे थे और धीरे धीरे जैक रिपर की तारीफ करना भी शुरू कर रहे थे, क्योंकि जैक रिपर ने हरक्यूलिस को काफी घायल कर दिया था। पर फिर भी हम देखते हैं कि हरक्यूलिस घायल होने के बाद और बहुत खून बह जाने के बाद भी जैक रिपर की तरफ बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिख रहा था। काफी आसानी से हरक्यूलिस जैक रिपर के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन तभी जैक रिपर अपने बैग से एक स्टील का छाता निकालता है और उसे घुमाकर हरक्यूलिस के अटैक को जमीन की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। पर अब जैक रिपर की हरकतों से हरक्यूलिस काफी गुस्से में आ चुका था और रियल फाइट के लिए तैयार होने लगता है, जिससे हरक्यूलिस की बॉडी के टैटू बढ़ने लगते हैं और उसका वेपन भी बड़ा हो जाता है। तभी हरक्यूलिस एक लान अटैक करता है, जिससे एक काफी बड़ा ब्लू लाइन जैक रिपर की तरफ जाने लगता है। जैक रिपर उसे अपने छाते से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे जैक रिपर का छाता टूट जाता है और जैक रिपर काफी जोर से दीवार से जाकर टकराता है। सभी को लगता है कि अब जैक रिपर हरक्यूलिस के इस अटैक से कभी वापस नहीं उठ पाएगा और सभी गॉड्स खुश भी होने लगते हैं। लेकिन वोल्करी को पता था कि मैच इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, और ऐसा होता भी है। जैक रिपर वापस खड़ा हो जाता है और काफी खुश भी दिख रहा था। तभी जैक रिपर वापस अपने बैग में हाथ डालता है और इस बार एक काफी बड़ा ब्लेड बना देता है। साथ ही हम देखते हैं कि हरक्यूलिस के टैटू लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिस पर एरिस बताता है कि हरक्यूलिस ने गॉड बनने से पहले 12 डिवाइन लेबर आर्ट सीख लिए थे, लेकिन उन पावर्स के साथ मुश्किलें भी आती हैं। जैसे कि अभी हरक्यूलिस उन पावर्स का यूज करता है, उसकी बॉडी के टैटू बढ़ने लगते हैं और जहाँ जहाँ वो टैटू पहुँचते हैं उस जगह काफी ज्यादा दर्द होता है। वो दर्द इतना होता है कि एक कमजोर गॉड तो उस दर्द से ही मर जाए, जिस पर लोकी कहता है कि इतने दर्द के बाद भी हरक्यूलिस काफी ज्यादा शांत और ठीक दिख रहा है। फिर लोकी पूछता है कि अगर ये टैटू पूरी बॉडी में फैल जाए तो क्या होगा, जिस पर एरिस बताता है कि इससे हरक्यूलिस की मौत हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इतना दर्द अपनी बॉडी पर नहीं सह सकता। पर फिर भी एरिस कहता है कि उसे भरोसा है कि हरक्यूलिस से जीतेगा, क्योंकि हरक्यूलिस का दिल उसके शरीर से ज्यादा स्ट्रांग है और उसने इसी स्ट्रांग दिल के साथ गॉड तक को हरा दिया था। तभी हम हरक्यूलिस का पास्ट देखते हैं, जब वो एक इंसान था जहाँ एक टाउन पे कुछ लोग एक लड़के को पीट कर उसका जानवर उसे छीन रहे थे। पर तभी वहाँ हरक्यूलिस उसकी मदद के लिए आ जाता है, जो बच्चा ही था। हालांकि वो गुंडे हरक्यूलिस और उसके लड़के दोनों को पीट जाते हैं और हरक्यूलिस कुछ नहीं कर पाता, जिस पर वो लड़का भी हरक्यूलिस से कहता है कि वो उससे काफी स्ट्रांग थे, लेकिन फिर भी उसने क्यों फाइट करने का फैसला किया। पर हरक्यूलिस कहता है कि वो लोग जो कर रहे थे वो गलत था, इसलिए उसे सिर्फ मदद करनी थी। फिर हमें पता चलता है कि हरक्यूलिस अपने टाउन का सबसे कमजोर और पतला लड़का है, लेकिन फिर भी
जब भी किसी को मदद की जरूरत होती थी हमेशा हरक्यूलिस के आगे मिलता था, चाहे उसे कितनी भी चोट पहुंचे या कितना भी दर्द हो। हरक्यूलिस कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। जहाँ पूरा टाउन पार्टी कर रहा होता है वहीं हरक्यूलिस ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वो दोनों बदमाश लड़के भी हरक्यूलिस के पास आ जाते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का हरक्यूलिस से कहता है कि अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे ज्यूस का ब्लड पी लेना चाहिए। तभी हमें बताया जाता है कि कई हजार साल पहले ज्यूस ने खुद अपना ब्लड आने वाले हीरो के लिए रखा था। अगर रियल हीरो इसे पीता है तो वो इमोर्टल बन जाएगा, लेकिन अगर कोई नकली हीरो इसे पीता है तो काफी दर्दनाक मौत मारा जाएगा। फिर वो लड़के वहां से चले जाते हैं और हरक्यूलिस अपने दोस्त से कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनकर रहेगा, लेकिन अगर वो उस ब्लड को पीकर मर गया तो उसकी इतनी ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं पर अब हरक्यूलिस जो टाउन का सबसे कमजोर लड़का कहलाता था वो अब ऐसा फाइटर बन चुका है जिससे कोई भी फाइट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हरक्यूलिस काफी स्ट्रॉन्ग और काफी बड़ा भी हो चुका है। हम देखते हैं इंसानों के बीच चोरी और झगड़ा काफी बढ़ चुका है, इसलिए गॉड्स फैसला करते हैं कि वो हर चोरी करने वाले और लोगों को परेशान करने वाले इंसान को खत्म कर देंगे। ये देखकर सभी टाउन के लोग काफी डरने लगते हैं और सभी चोर अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगते हैं। सभी इंसान गॉड्स के सामने अपनी हार मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ हरक्यूलिस को छोड़कर जो बुरे लोगों तक को बचाने के लिए आगे आ जाता है। हालांकि हरक्यूलिस कितना भी स्ट्रॉन्ग बन चुका हो, एरिस सिर्फ एक लात मारकर ही हरक्यूलिस को दूर फेंक देता है। सभी लोग भी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि हरक्यूलिस क्या कर रहा है, लेकिन काफी घायल होने के बाद भी हरक्यूलिस वापस एरिस के सामने खड़ा हो जाता है और एरिस को रुकने की कहता है। ये देखकर एरिस हरक्यूलिस की हिम्मत की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत के लिए वो सिर्फ उसको जिंदा छोड़ देगा। पर हरक्यूलिस कहता है कि इंसान कमजोर होते हैं और इसलिए वो गॉड से डरते हैं और हर चीज के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन हरक्यूलिस ऐसा कुछ करने से मना करता है और तभी अपने पास से जेउस का ब्लड निकालता है। जेउस का ब्लड देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि एरिस भी। तभी हरक्यूलिस वो ब्लड पी लेता है। ब्लड पीते ही उसकी बॉडी बदलने लगती है और उसके काफी ज्यादा तेज दर्द होता है। सभी को लगता है कि हरक्यूलिस मर गया और एरिस भी कहता है कि उसकी बॉडी इतनी पावर सह ही नहीं पाएगी। फिर एरिस आगे जाने लगता है, लेकिन तभी हरक्यूलिस वापस खड़ा होता है और एरिस को रोकता है। तभी हरक्यूलिस आसानी से एरिस की पूरी आर्मी को हरा देता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि एरिस भी हरक्यूलिस से फाइट करता हुआ काफी थक चुका था, लेकिन तभी ज़ेउस खुद बीच में आ जाता है और उन्हें रोक देता है। फिर ज़ेउस हरक्यूलिस को गॉड बनने की कहता है क्योंकि वो उसका ब्लड पीकर जिंदा है। हरक्यूलिस भी इसके लिए मान जाता है, पर वो अपनी एक शर्त सामने रखता है जिसमें वो कहता है कि कोई भी गॉड वापस इंसानों को ऐसे मारने के लिए नहीं आएगा। ज़ेउस भी इसके लिए मान जाता है। तो इस तरह से हरक्यूलिस गॉड बन जाता है और हरक्यूलिस गॉड्स के साथ रहने लगता है। साथ ही हरक्यूलिस की मदद से गॉड्स ने इंसानों को इस तरह से मारना बंद कर दिया। जिसके बाद हम वापस फाइट देखते हैं जहां जैक रिपर हरक्यूलिस को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और लगातार अपने चाकू हरक्यूलिस की तरफ फेंक रहा होता है। लेकिन अब हरक्यूलिस एक भी चाकू अपने पास भी नहीं आने दे रहा था और लगातार जैक रिपर के पास भी बढ़ रहा था। तभी हरक्यूलिस जैक रिपर के काफी पास आ जाता है और जैक रिपर के पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं होता। और तभी जैक रिपर हवा पे ही जंप मारता हुआ ऊपर जाने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो, पर असल में जैक रिपर अपनी लगाई तारों पर खड़ा था। फिर जैक रिपर अपनी तारों की मदद से कई अलग अलग जगहों से चाकू से अटैक करता है, जिससे हरक्यूलिस हर जगह से घायल हो जाता है और किसी भी अटैक से बच भी नहीं पा रहा था। पर हरक्यूलिस अपने वेपन को बर्ड में बदल देता है, जिसकी मदद से वो जैक रिपर के सभी चाकू को उल्टा उसी की तरफ फेंक देता है। हालांकि जैक रिपर काफी सारे चाकू रोक लेता है, पर उनसे उसकी रस्सी टूट जाती है और नीचे गिरते हुए उसकी आंख में भी एक चाकू लग जाता है, जिससे जैक रिपर का आई बैच टूट जाता है। पर हम देखते हैं जैक रिपर की जो आंख छुपी हुई थी वो लाल कलर की है। तभी जैक रिपर वापस खड़ा होता है और काफी अजीब अजीब बातें करने लगता है और हरक्यूलिस से कहता है कि उसे पता था कि वो बाकियों से अलग है। लेकिन अब जैक रिपर देखना चाहता है कि जब हरक्यूलिस ली बॉडी से सोल निकल जाएगी तो वो कौन से कलर का बन जाएगा। जिसके बाद हमें जैक रिपर का पास्ट दिखाया जाता है जहां लंदन में सभी लोग काफी अमीरी और आराम से रह रहे थे। वहीं जैक रिपर कूड़े से अपने खाने का इंतजाम किया करता था। जो खाना खराब हो जाता था या दूसरे लोग फेंक देते थे वो जैक रिपर का डिनर बनता था। लेकिन तभी एक आदमी आकर जैक रिपर को मारने लगता है क्योंकि वो उसके रेस्टोरेंट में से खाना निकाल रहा था। काफी बुरी तरह से मार खाने के बाद जैक रिपर उस आदमी से माफी मांगने लगता है। तभी जैक रिपर अपनी लाल आंखों से देखता है और उसे उस आदमी में सिर्फ गुस्सा और चिढ़ दिखता है। फिर जैक रिपर उसके पैरों से चिपक जाता है और उससे माफी की भीख मांगने लगता है।
जिससे जैक रिपर को उस आदमी का गुस्सा थोड़ा शांत होता हुआ दिखता है। फिर वो आदमी जैक रिपर को इस बार छोड़ देने की कहकर चला जाता है। वहीं जैक रिपर घर जाते हुए काफी खुश दिख रहा होता है क्योंकि उसे वहां से काफी ज्यादा खाना मिल गया था, जिसे देखकर जैक रिपर की मदर को भी काफी खुशी मिलेगी। कुछ देर में जैक रिपर अपने पुराने से किराए के घर में पहुंचता है, जहां एक आदमी जैक रिपर की मदर मैरी के ऊपर काफी चिल्लाकर जा रहा होता है। फिर जैक रिपर अपनी मदर के पास पहुंच जाता है और उसे देखते ही मैरी उसे गले से लगा लेती है। पर तभी मैरी देखती है कि जैक रिपर के हाथ पर काफी चोट लगी है। ये देखकर मैरी कपड़ा फाड़कर जैक रिपर के हाथ पर पट्टी कर देती है। जैक रिपर को ये देखकर काफी खुशी मिलती है। तभी जैक रिपर अपनी मदर की सोल देखता है, जो काफी ज्यादा साफ और अच्छी थी। जैक रिपर की मदर इतनी ज्यादा अच्छी थी कि उनकी वजह से जैक रिपर को भी ये दुनिया काफी अच्छी दिखती थी। कुछ देर बाद जैक रिपर बुक पढ़ रहा होता है, तभी एक लेडी उसके पास बैठ जाती है और जैक रिपर से बात करने लगती है। वो लेडी जैक रिपर से कहती है कि ऐसी जगह पर पढ़ाई से उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर जैक रिपर उसे शराब पीने से भी मना करता है, क्योंकि उससे भी किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर वो लेडी सोचने लगती है कि मैरी ने सिर्फ जैक रिपर को ही जन्म देने की क्यों सोची, जबकि इससे पहले वो 5 बार अपने कस्टमर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। पर जैक रिपर की बारी में मेरी ने तय किया कि वो बच्चे को जन्म देगी और खुद ही अपने पैसों से उसे पालेगी भी। फिर वो लेडी जैक रिपर से पूछने लगती है कि क्या उसे बुरा नहीं लगता जो वो इतनी बुरी जगह पर पैदा हुआ है। लेकिन जैक रिपर मुस्कुराते हुए कहता है कि वो काफी ज्यादा खुश है और उसे किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पास उसकी मदर है, तो उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे जैक रिपर वापस अपनी मदर के लिए कुछ खाने को लेकर जा रहा होता है। पर घर पहुंचते ही वो देखता है कि मैरी रो रही है और वो लेडी भी वहीं खड़ी है। जैक रिपर उस लेडी से पूछता है कि उसकी मदर इस तरह से क्यों रो रही है। वो लेडी बताती है कि मैरी ने न्यूज़पेपर देखा और तभी से रो रही है। जिस पर रोते हुए मैरी बताती है कि उसका एक क्लाइंट शादी करने जा रहा है, जबकि उसने मेरे से वादा किया था कि वो उसे इस जगह से ले जाएगा। जिस पर वो लेडी कहती है कि कभी कस्टमर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो हमेशा झूठ बोलकर निकल जाते हैं। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और जैक रिपर अपनी मदर को पानी देने की कोशिश करता है, पर तभी मैरी काफी गुस्से में जैक रिपर के ऊपर चिल्लाती है और जैक रिपर को चुप होने की कहती है। फिर मैरी कहने लगती है कि जब उसके पास टाइम था उसे जैक रिपर को जब ही खत्म कर देना चाहिए था, ना कि उस आदमी पर भरोसा करना चाहिए था। तभी मैरी एक बुक भी जैक रिपर के सर पर मार देती है, जिससे उसके सर से खून आने लगता है। अब जैक रिपर को समझ आता है कि उसकी मदर ने उसे इसलिए जन्म दिया था जिससे वो उस आदमी से कनेक्टेड रह पाए, यानी मैरी सिर्फ जैक रिपर को इस्तेमाल कर रही थी। और जो प्यार जैक रिपर ने अपनी आंखों से देखा था वो किसी और के लिए था। और जब जैक रिपर अब देखता है तो उसे सिर्फ गुस्से और नफरत ही दिखाई देती है। जैक रिपर वापस अपनी मदर के पास जाता है, पर अब की बार मैरी का गला पकड़ लेता है और जैक रिपर देखता है अब वो कलर बदल रहा है और कुछ नया कलर सामने आ रहा है, ऐसा कलर जो जैक रिपर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तभी मैरी काफी मुश्किल से जैक रिपर को अपने से दूर करती है और गुस्से में जैक रिपर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी जैक रिपर मैरी के गले में चाकू मार देता है और काफी खुश होते हुए कहता है कि मैरी कभी इतनी सुंदर नहीं लगी जितनी वो आज दिख रही है। फिर जैक रिपर उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने उसकी मदर को धोखा दिया था। जैक रिपर को ऐसे इतने खून में देखकर वो आदमी काफी डर जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो कौन है। फिर जैक रिपर उस आदमी को फादर कहकर बुलाता है, पर वो आदमी कहने लगता है कि उसने तो इससे पहले उसे कभी देखा तक नहीं। पर तभी बिना कुछ बोले जैक रिपर उस आदमी का गला काट देता है और वहां से चला जाता है। जाते हुए जैक रिपर उस आदमी की टोपी ले लेता है और उस दिन जन्म होता है इतिहास के सबसे बड़े कातिल जैक रिपर का। अब हम वापस से फाइट देखते हैं, जहां जैक रिपर हरक्यूलिस से कहता है कि इंसानों के लाखों कलर होते हैं, लेकिन जब मौत और डर उनके सामने होती है तब सिर्फ एक ही कलर दिखता है जो जैक रिपर को सबसे ज्यादा पसंद है। उसकी बातें सुनकर ऑडियंस में बैठे लोग भी डरने लगते हैं, पर हरक्यूलिस हंसता है और कहता है कि उसे कभी डर नहीं लगता, क्योंकि हरक्यूलिस सिर्फ एक चीज से डरता है, जो कि है सच्चाई की मौत। ये बोलते हुए हरक्यूलिस जैक रिपर पर अटैक करता है, लेकिन जैक रिपर उसके अटैक से बचते हुए अब वापस अपने चाकू से अटैक करता है। तभी जैक रिपर एक टावर पर चढ़ जाता है और अपनी रस्सी की मदद से जाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी जैक रिपर की रस्सी टूट जाती है और जैक रिपर उस बिल्डिंग से लटक जाता है। तभी हरक्यूलिस अपने सिर्फ एक अटैक से उस बिल्डिंग को ही गिरा देता है और साथ ही जैक रिपर भी नीचे गिर जाता है। हरक्यूलिस इस बार बुल की पार से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जैक रिपर घड़ी को हरक्यूलिस की तरफ फेंकता है, पर हरक्यूलिस जैक रिपर से कहता है कि गॉड की बॉडी सिर्फ एक डिवाइन वेपन से घायल हो सकती है। हरक्यूलिस घड़ी के आगे अपना हाथ कर देता है, लेकिन
तभी हरक्यूलिस का हाथ कट जाता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि हरक्यूलिस ने अपना हाथ खो दिया, वो भी एक इंसान से फाइट करते हुए। ये देखकर हरक्यूलिस जैक रिपर से कहता है कि उसने ये सब पहले से ही सोच रखा था, जिस पर जैक रिपर हंसते हुए हाँ करता है। एरिस को भी कुछ समझ नहीं आता, तब लोकी उसे बताता है कि जैक रिपर ने शुरुआत से ही झूठ बोला था। असल में वो डिवाइन वेपन अपने बैग से नहीं बनाता था, बल्कि असल में वो उसके क्लब्स है जिससे वो डिवाइन वेपन बना रहा है। जैक रिपर जिस भी चीज को छूता है वो डिवाइन वेपन में बदल जाती है। ये सुनकर एरिस भी काफी हैरान होता है। लोकी समझता है कि जैक रिपर शुरुआत से ही सभी को विश्वास करने पर मजबूर कर रहा था कि वो अपने बैग से वेपन बना रहा है, जिससे वो अपने प्लान को कामयाब कर सके। ये सुनकर एरिस के भी पैर कांप जाते हैं और वो काफी गुस्से में भी आ जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि हरक्यूलिस इस तरह से हारेगा। पर लोकी सोचता है कि क्या ये सब वॉल्करी का प्लान था। वहीं वेको भी वल्करी से पूछने लगती है कि क्या वो इस सब के बारे में पहले से जानती थी। वल्करी हाँ करती है, पर वो कहती है कि उसे बताना भूल गई थी। पर यह जानकर वेको वल्करी पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे पहले से इस सब के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। फिर जैक रिपर हरक्यूलिस को अपनी पावर यूज करके दिखाता है, जिससे वो सिर्फ एक पत्थर को उठाता है और उसे हरक्यूलिस की तरफ फेंकता है, लेकिन वो पत्थर ही काफी स्ट्रॉन्ग बच जाता है और एक दीवार तक को तोड़ देता है। फिर जैक रिपर बताता है कि हरक्यूलिस काफी मुश्किल में है, क्योंकि अब उसके लिए हर जगह खतरा है। ये सुनकर एरिस को समझ आता है कि जैक रिपर इतने टाइम से पूरे सिटी को छू रहा था और उसने ऐसे ही पूरे सिटी को वेपन में बदल दिया है। हम ऑडियंस को देखते हैं जो काफी हैरान थे कि एक किलर एक गॉड को भी मार सकता है, और गॉड्स हरक्यूलिस को हारता देख काफी परेशान दिख रहे होते हैं। एरिस भी काफी निराश दिख रहा था हरक्यूलिस को हारता देख, पर तभी ज्यूस एरिस को काफी जोरदार मुक्का मारता है और हरक्यूलिस की हार से पहले ऐसे निराश होने के लिए मना करता है। फिर ज्यूस एरिस से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि हरक्यूलिस सिर्फ अपना एक हाथ कट जाने की वजह से हार जाएगा। इससे एरिस को भी समझ आता है कि हरक्यूलिस कभी ऐसे हार नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हरक्यूलिस अपना कटा हुआ हाथ बांध देता है और वापस फाइट के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर जैक रिपर हरक्यूलिस के लिए ताली बजाने लगता है। जैक रिपर अपनी आंखों से देखकर कहता है कि हरक्यूलिस की पूरी बॉडी में प्राइड और थोड़ा गुस्सा फैल रहा है। ऐसे हालत में होने के बाद भी हरक्यूलिस हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा था। ये देखकर जैक रिपर हरक्यूलिस को रिस्पेक्ट देता है। फिर हरक्यूलिस जैक रिपर से पूछता है कि क्या वो उस लाल आंखों से लोगों के इमोशन को देख सकता है। इस पर जैक रिपर हाँ करता है और बताता है कि उसे गॉड से एक यही इकलौता गिफ्ट मिला है जिससे वो इमोशन के कलर को देख सकता है। फिर जैक रिपर बताता है कि उसे लोगों के डर और मौत का कलर सबसे ज्यादा पसंद है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से उसने इतने लोगों को मारा। ये सुनकर सभी ऑडियंस में बैठे लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि असल में जैक रिपर किस तरह का इंसान है। ये सब जानकर हरक्यूलिस कहता है कि जैक रिपर कई साल पहले ही अपने आप में ही खो चुका है और ऐसे काम करके सिर्फ अपने आप को खुशी दे रहा है। फिर हरक्यूलिस अपने बारे में बताता है और कहता है कि उसका जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था, पर फिर वो एक गॉड बन गया, जिसकी वजह से उसके पास एक इंसान और गॉड दोनों की आंखें हैं। फिर हरक्यूलिस कहता है कि इंसान हमेशा से दूसरों से जलने वाला, लोगों को धोखा देने वाला, कभी किसी पर भरोसा न करने वाला जीव रहा है। फिर हरक्यूलिस और भी कई सारे इंसानों के बारे में बुरी बातें बताता है, पर आखिर में हरक्यूलिस कहता है कि इतना बुरा होने के बाद भी वो इंसानों को ही पसंद करता है। पर जैक रिपर को हरक्यूलिस में ऐसा इमोशन दिख रहा था जो उसने इससे पहले भी कहीं देखा है। तभी जैक रिपर को याद आता है कि हरक्यूलिस में से उसकी मदर जैसा इमोशन आ रहा है। तभी हरक्यूलिस जैक रिपर से कहता है कि वो उसे उसके दर्द से जरूर बचाएगा। फिर हरक्यूलिस अपना वेपन हवा में फेंकता है और होडस को समन करता है। तभी एक पोर्टल बनता है जिसमें से 3 बेस्ट बाहर आते हैं। फिर वो तीनों बेस्ट हरक्यूलिस को काट लेते हैं, जिससे हरक्यूलिस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब हरक्यूलिस पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। हरक्यूलिस की ऐसी फॉर्म देखकर ज़्यूस बताता है कि ये बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर हरक्यूलिस ने अपने ओपोनेंट को नहीं हराया तो ये बीस्ट आखिर में हरक्यूलिस को ही मार देंगे। फिर हरक्यूलिस जैक रिपर के ऊपर अटैक करने लगता है, पर जैक रिपर हरक्यूलिस के हर अटैक से बच रहा था और हर चीज को डिवाइन वेपन बनाकर हरक्यूलिस को मार भी रहा था। पर अब हरक्यूलिस को जैक रिपर के किसी भी वेपन से कुछ नहीं हो रहा था और वो आसानी से हर चीज को तोड़ रहा था। हरक्यूलिस रुकता नहीं है और जैक रिपर के काफी पास पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करता है, पर तभी जैक रिपर एक सिल्वर प्लेट से हरक्यूलिस का बुक्का रोक लेता है। पर हरक्यूलिस अपनी पार से उस प्लेट में तक छेद कर देता है और बुक्का सीधा जैक रिपर के फेस पर लगता है,
जैक रीपर को मुक्का लगता देख सभी काफी खुश होने लगते हैं और सभी को लगता है कि हरक्यूलिस के डायरेक्ट पंच के बाद जैक रीपर वापस कभी नहीं उठ सकता। पर जैक रीपर वापस खड़ा होकर पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी हरक्यूलिस जैक रीपर के पास आ जाता है और एक और मुक्का मारता है, जिससे इस बार जैक रीपर काफी जोर से जमीन पर गिरता है और साथ ही जैक रीपर के पेट में लोहे के सरिये भी लग जाते हैं, जिससे जैक रिपर के मुंह से भी खून आने लगता है। पर जैक रिपर अपने ही हाथों से अपने पेट का सरिया निकाल देता है, जिससे उसे काफी दर्द भी होता है, पर फिर भी वो हिम्मत करके वापस खड़ा हो जाता है। फिर जैक रिपर अपने स्कार्फ की मदद से पीछे वाली बिल्डिंग काट देता है जो उनके ऊपर गिरने वाली थी। तभी हरक्यूलिस को समझ आता है कि जैक रिपर ने गिरते हुए इस पूरी बिल्डिंग को छूकर डिवाइन वेपन में बदल दिया था। तभी वो बिल्डिंग उनके ऊपर गिरने लगती है और जैक रिपर हरक्यूलिस की तरह भागता है उस पर अटैक करने, लेकिन हरक्यूलिस जैक रिपर को पीछे से धक्का दे देता है, जिसकी मदद से जैक रिपर बिल्डिंग की खिड़की से बाहर आ जाता है। वो बिल्डिंग सीधा हरक्यूलिस के ऊपर गिरती है और जैक रिपर सही सलामत बाहर आ जाता है। ये देखकर सभी हरक्यूलिस के सपोर्टर हरक्यूलिस के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी हरक्यूलिस इतनी बड़ी बिल्डिंग के नीचे दबने के बाद भी वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और एरिस कहने लगता है कि यही है हरक्यूलिस जो कभी भी किसी भी कीमत पर हार नहीं मानता। हालांकि ये देखकर जैक रिपर बहुत ज्यादा हैरान नहीं होता और काफी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर जैक रिपर कहता है कि उसे हरक्यूलिस पे अपनी मदर वाला ऑरा दिख रहा है, इसलिए जैक रिपर कहता है कि वो उससे पाना चाहता है। जैक रिपर का ऐसा बर्ताव देखकर हरक्यूलिस को भी काफी अजीब लगता है, पर फिर भी वो जैक रिपर को फाइट करने की कहता है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं और जैक रिपर भी कुछ लकड़ी की चीजें उठा लेता है और उन्हें डिवाइन वेपन बना देता है। फिर दोनों पास आकर फाइट करने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। ये देखकर वल्करी कहती है कि जैक रिपर हरक्यूलिस से क्लोज में भी इसलिए इतने अच्छे से फाइट कर पा रहा है क्योंकि हरक्यूलिस ने अपना एक हाथ खो दिया है। और साथ ही वल्करी कहती है कि यह फाइट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली और अभी भी इस फाइट को खत्म होने में समय है। तभी हरक्यूलिस जैक रिपर की शील्ड तोड़ते हुए उसके पेट में काफी जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे जैक रिपर काफी दूर जाकर गिरता है और काफी मुश्किलों से वापस खड़ा होता है। पर अब हरक्यूलिस के पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो भी जैक रिपर के पास जाकर उसे मारने लगता है। पर जैक रिपर की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसका काफी खून भी बह चुका था। फिर जैक रिपर हरक्यूलिस के सभी अटैक से बचने लगता है और तभी एक रॉड निकालता है, जिससे वो हरक्यूलिस के फेस पर चोट पहुंचा देता है। लेकिन तभी हरक्यूलिस काफी जोर से जैक रिपर को भी मुक्का मारता है, जिससे जैक रिपर जमीन पर गिर जाता है और वापस खड़ा भी नहीं हो रहा था। ये देखकर सभी गॉड्स खुश होने लगते हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा था कि हरक्यूलिस जीतने वाला है। पर हम देखते हैं कि जैक रिपर अभी मरा नहीं था और वो काफी मुश्किल से वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि हरक्यूलिस का इतना स्ट्रॉन्ग पंच पड़ने के बाद भी जैक रिपर वापस खड़ा हो गया। साथ ही हरक्यूलिस खुद भी ये देखकर हैरान दिख रहा था। फिर लंगड़ाते हुए जैक रिपर अपने हाथ में रॉड लेकर हरक्यूलिस के पास पहुंच जाता है। फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हरक्यूलिस जैक रिपर की रॉड से बचते हुए जैक रिपर के मुंह पर मुक्का मार देता है, जिससे जैक रिपर की रॉड उसके हाथ से गिर जाती है और जैक रिपर भी पूरी तरह से हारा हुआ दिख रहा होता है। पर तभी जैक रिपर अपने हाथ के ब्लड को वेपन में बदल देता है और अपने दोनों हाथों को हरक्यूलिस की चेस्ट के आर पार कर देता है। ये देखकर हरक्यूलिस जैक रिपर से पूछता है कि तो वो अब तक अपने हाथों से अपने खून को बहने से नहीं रोक रहा था, बल्कि अपने हाथ पर खून लगा रहा था, जिससे उसने अपने खून को डिवाइन वेपन में बदल दिया था। फिर हरक्यूलिस पूछता है कि अब उसकी सोल का कलर कैसा दिख रहा है। जैक रिपर बताता है कि अभी उसका कलर चेंज नहीं हुआ है। ये सुनकर हरक्यूलिस काफी खुश होता है और कहता है कि यही उसकी असली जीत है। मरने से पहले हरक्यूलिस जैक रिपर को गले लगाता है और कहता है कि वो हमेशा इंसानों को पसंद करेगा। तभी हरक्यूलिस हार जाता है और ये देखकर सभी लोग और सभी गॉड्स काफी ज्यादा निराश होते हैं। हरक्यूलिस की बॉडी चमकने लगती है और कई सारे चमकते हुए टुकड़ों में गायब हो जाती है। हरक्यूलिस की मौत से सभी को बहुत दुख होता है और सभी रोने भी लगते हैं। मरते हुए हरक्यूलिस वल्करी से कहता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंसानों को बचाए। तो जैक रिपर और हरक्यूलिस की फाइट का एंड होता है और जीत जैक रिपर की होती है। तभी जैक रिपर की क्लब वाली लड़की भी बाहर आ जाती है और जैक रिपर से पूछती है कि अब उसे कैसा फील हो रहा है, क्योंकि उसने अभी एक गॉड को मारा है। जिस पर जैक रिपर कहता है कि उसे काफी अजीब सा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसा उसने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं किया। ये सुनकर वो लड़की जैक रिपर से कहती है कि कम से कम उसे इमोशनल होने की एक्टिंग तो करनी ही चाहिए। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है और जैक रिपर को उसकी चोटों का इलाज कराने की कहती है। जैक रिपर भी जाने लगता है, पर
अब भी जैक रिपर के मन में हरक्यूलिस की कई बातें ही चल रही थी। फिर जैक रिपर अपनी टोपी लेकर जाने लगता है, पर तभी सभी लोग उसको पत्थर मारने लगते हैं, क्योंकि हरक्यूलिस काफी अच्छा गॉड था और उसकी मौत से हर एक इंसान और गॉड को दुख हो रहा था, जो कोई भी उसे जानता था और उससे मिला था। यहाँ तक कि वेको भी काफी बुरी तरह से रो रही होती है और वल्करी से पूछती है कि क्या अब वो खुश है, क्योंकि जैक रिपर ने हरक्यूलिस को मार दिया जैसा वो चाहती थी। पर वल्करी रुकती है और उसे कहती है कि उनका इस समय यही काम है कि वो इंसानों को मरने से बचाए, और इस काम के बीच इमोशन की कोई जगह नहीं है। पर हम देखते हैं कि वल्करी ने गुस्से में अपना हाथ इतना ज्यादा टाइट बनकर रखा था कि उसके हाथ से खून तक आने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि हरक्यूलिस की मौत से वल्करी को भी बहुत दुख पहुंचा था। फिर वल्करी एक रूम में पहुंच जाती है जहां उसने पिछले दोनों मरे हुए वॉरियर्स की फोटो रखी थी। फिर वल्करी हरक्यूलिस की भी फोटो वहां रख देती है और उसके सामने एक पानी का ग्लास भी रखती है। तभी वल्करी काफी रोने लगती है और हरक्यूलिस से माफी मांगती है जो कुछ उसने किया और उसकी वजह से हुआ। दूसरी तरफ वेनिस भी हरक्यूलिस की मौत से काफी दुखी था और रो भी रहा होता है। वहीं लोकी जैक रिपर की तारीफ कर रहा था कि उसने फाइट की शुरुआत से ही अपने बेस्ट प्लान का यूज किया और हरक्यूलिस को हर बार अपने प्लान में गिरा दिया। ऐसा ही तब हुआ था जब हरक्यूलिस ने जैक रिपर को मुक्का मारा था और जैक रिपर ने गिरते हुए पूरी बिल्डिंग को डिवाइड वेपन में बदल दिया। फिर जैक रिपर इस तरह से घायल हुआ जिससे उसका कोई पे ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ और साथ ही जैक रिपर को ब्लड भी मिल गया, जिससे उसने लास्ट पे डिवाइड वेपन बना दिया और हरक्यूलिस को मार भी दिया। पर एरिस उसे चुप होने की कहता है क्योंकि हरक्यूलिस था जिसने अपने एंड तक फाइट की और लास्ट तक अपना सर ऊंचा रखा। पर ज़ेउस गॉड्स के दो मैच लगातार हारने की वजह से काफी गुस्से में दिख रहा होता है और जिस जगह पर वो सभी होते हैं उसे भी तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और अब दो लोगों को देखते हैं जिनमें बड़े वालों का नाम कोंडो और छोटे वालों का नाम सोजी है। कोंडो और सोजी दोनों ही इतनी अच्छी फाइट्स देकर काफी ज्यादा खुश दिख रहे होते हैं, पर उन्हें अपनी बारी का काफी ज्यादा इंतजार था। साथ ही वो बात भी कर रहे होते हैं कि उनके पहले वाले अभी तक के सभी फाइटर काफी ज्यादा अच्छे और स्ट्रांग भी रहे हैं और उन्हें इससे भी ज्यादा अच्छा करके दिखाना है। फिर हम वापस गॉड्स को देखते हैं और ज़्यूस और लोकी जाने लगते हैं, पर उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो अपनी लगातार दो हारों से काफी ज्यादा गुस्से में थे। हालांकि वो ऐसा दिखा रहे थे कि उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोकी को देखते हैं जो अकेला बैठा होता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा नाम का गॉड आता है, पर लोकी और बूढ़ा बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं लग रहे थे और बूढ़ा आते हुए लोकी से पूछता है कि क्या वो फाइट करना चाहता है। पहले तो लोकी काफी सीरियस लुक देता है, लेकिन फिर बूढ़ा से फाइट के लिए मना कर देता है और बताता है कि वो तो सिर्फ बात करने आया है। फिर लोकी बताता है कि ये पहली बार है जब उसने वल्करी को ऐसे फाइट के लिए प्लानिंग करता देखा है और साथ ही उसने देखा है कि वल्करी की सभी सिस्टर जो इंसानों के लिए वेपन में बदल रही है वो गॉड्स के डायरेक्ट अटैक्स को भी आसानी से रोक पा रही है और यहाँ तक कि अपने अटैक से गॉड्स को भी घायल कर रही है। फिर लोकी बताता है कि वो सभी हमेशा से इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, पर अब ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि गॉड्स तक को भी मार पा रही है। फिर लोकी बताता है कि वो इस वजह से ऐसा कुछ कर पा रही है क्योंकि वो और इंसान एक दूसरे पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, जिससे उन दोनों की सोल और हार्ट एक हो रहे हैं और उसकी मदद से उन्हें पावर मिल रही है और वो पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि एक नॉर्मल इंसान तक भी गॉड्स के सामने फाइट कर पा रहा है और जीत तक भी रहा है। ये सारी बातें सुनकर लोकी बूढ़ा से पूछता है कि उसे इस बारे में क्या लगता है, पर बूढ़ा कहता है कि उसने लोकी की पूरी बात ही नहीं सुनी क्योंकि लोकी काफी लंबी बात कहता चला गया। पर फिर लोकी खड़ा होता है और बूढ़ा से पूछता है कि क्या वो गॉड्स को धोखा दे रहा है और क्या वही उनके बीच ट्रेडर है। बूढ़ा सीधा जवाब देने के बजाय पूछता है कि अगर वो हुआ तो क्या होगा, जिस पर लोकी कहता है कि अगर ऐसा हुआ और ये सच हुआ तो वो उसे मार देगा। इससे उन दोनों के बीच में ही काफी सीरियस माहौल बन जाता है, लेकिन तभी उनके बीच द सेवन गॉड्स ऑफ फॉर्चून आ जाते हैं जिनका काम है गॉड्स की गलतियों के लिए उन्हें सजा देना। तभी उनमें से एक बूढ़ा के पास जाने लगता है और उनसे कहने लगता है कि आखिरकार उन्हें उसे पनिश करने का मौका मिल ही गया। पर इससे बूढ़ा गुस्से में अपनी लॉलीपॉप तोड़ देता है जो देखकर वो गॉड थोड़ा डर भी जाता है, पर इससे गुस्से में आकर वो बूढ़ा को मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगता है। लेकिन उससे पहले बूढ़ा अपनी लॉलीपॉप की स्टिक उस गॉड के हाथ में मार देता है। ये देखकर बाकी सातों गॉड्स भी बूढ़ा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लोकी उन्हें रोकता है और बताता है कि वो उसके शिकार को नहीं छीन सकते। तभी लोकी भी उनकी साइड हो जाता है और बूढ़ा से फाइट के लिए तैयार हो जाता है। बूढ़ा फिर भी नहीं डरता और उनसे अकेले ही फाइट करने की कहता है, लेकिन तभी पीछे से कोजीरो आ जाता है और उनसे कहता है कि 8 गॉड्स मिलकर एक अकेले गॉड से फाइट करने जा रहे हैं, इसलिए कोजीरो बूढ़ा की
मदद करने का फैसला करता है। कोजीरो को वहां देखकर सभी काफी डर जाते हैं क्योंकि उसकी फाइट कब की खत्म हो चुकी है और वो फिर भी यहाँ आकर बूढ़ा की मदद करने की कह रहा है। साथ ही तभी वहां सोची और कोंडो भी आ जाते हैं और वो दोनों भी फाइट करने के लिए तैयार थे। तभी दोनों टीम फाइट के लिए रेडी हो जाती है। कोंडो कोजीरो से उसकी चोट के बारे में पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर कोजीरो बताता है कि ये जगह चाहे जितनी भी बेकार हो लेकिन यहाँ के डॉक्टर काफी ज्यादा अच्छे हैं और अब वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा है। तभी लोकी कोजीरो से कहता है कि अगर उसने अभी इस फाइट के बीच आने की कोशिश की तो वो जरूर मर जाएगा, इसलिए उसे अभी इस फाइट से दूर हो जाना चाहिए। पर कोजीरो हंसते हुए कहता है कि सभी गॉड्स को यही लगता है कि इंसान कभी उनसे जीत नहीं सकते, पर कोजीरो ने अपनी फाइट से साबित कर दिया है कि ये सच नहीं है और साथ ही वो ये काम वापस करके दिखा सकता है। तभी वो गॉड जिसे बूढ़ा ने घायल किया था वो बूढ़ा के ऊपर शूट करता है। हालांकि बूढ़ा आसानी से हर गोली से बच जाता है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इसकी गोलियों से बचना किसी भी गॉड के लिए काफी मुश्किल होता है। फिर लोकी आगे आता है और अपने हाथ में से अपना वेपन निकालता है और सभी पर अटैक करने लगता है, पर सोची आगे जाता है और लोकी के सभी अटैक को साइड कर देता है। फिर लोकी और सोची एक दूसरे से फाइट करने ही वाले होते हैं, पर इतने में ज़ेउस वहां आ जाता है और जमीन को दो हिस्सों में तोड़कर सभी को रोक देता है। ज़ेउस के साथ ओडिन भी वही थी। ज़ेउस सभी को ऐसे फाइट करने से मना करता है क्योंकि अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है और वो लोग चाहे जहां फाइट नहीं कर सकते, पर उनमें से एक नहीं मान रहा था, इसलिए ओडिन अपना ऑरा दिखाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान भी हो जाते हैं। फिर लोकी भी वहां से जाने लगता है क्योंकि अगला मैच शुरू होने वाला था। फिर वो सेवन गॉड्स भी वहां से चले जाते हैं और बूढ़ा को कहते हैं कि जो भी ट्रेनर होगा उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर कोजीरो, कोंडो और सोजी भी वापस चले जाते हैं। हालांकि सोजी को ज्यादा मजा नहीं आता क्योंकि उनकी फाइट शुरू ही नहीं हो पाई। फिर ज़ेउस बूढ़ा के पास आता है और काफी गुस्से में उससे कहता है कि वो उनके लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर रहा है, पर बूढ़ा इसका कोई जवाब देने की जगह हंसने लगता है और ज़ेउस भी हंसने लगता है। और जाते हुए बूढ़ा कहता है कि वो किसी एक की ही बात सुनता है और वो जो कि वो खुद है, बाकी वो किसी की भी कोई चिंता नहीं करता। फिर ज़ेउस भी वहां से चला जाता है और ओडिन अकेला रह जाता है। पर हम देखते हैं कि ओडिन किसी चीज से काफी गुस्से में लग रहा था और अपने गुस्से से वो पूरी जगह को भी बंजर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वेको वल्करी के पास आती है और उससे माफी मांगती है जो भी उसने पहले कहा उसके लिए, पर वल्करी ऐसा कुछ करने से मना करती है क्योंकि उसने जो भी किया और कहा वो ठीक ही किया और वैसे भी उन दोनों का गोल एक ही है। फिर वेको वल्करी से कहती है कि वो दो मैच हारे हैं और दो मैच जीते हैं, यही उनका टाइम है जब वो गॉड से आगे निकल सकते हैं। वल्करी भी हाँ करती है और बताती है कि इसीलिए ही वो यहाँ आए हैं। फिर वो दोनों किसी रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और वल्करी गेट खोलती है और दोनों अंदर जाने से पहले अपने जूते उतार देते हैं, जिसके बाद दोनों अंदर जाने लगते हैं और गेट अपने आप खुलते चले जाते हैं। साथ ही रास्ते में उन्हें काफी सारे खाने की प्लेट भी दिखती है। फिर वो दोनों पहुंचते हैं अपने अगले फाइटर के पास जो कि लड़कियों के साथ सो रहा होता है और वो काफी ज्यादा बड़ा भी था, एक इंसान के हिसाब से तो उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। तभी वल्करी काफी जोर से चिल्लाती है जिससे सभी लड़कियां उठ जाती है और वल्करी उन्हें बाहर भगा देती है, पर वल्करी के इतनी जोर से चिल्लाने के बाद भी वो फाइटर नहीं उठा था। फिर वल्करी उसके पास जाती है और वो फाइटर तभी उठ जाता है और वल्करी के ऊपर ही अटैक करने लगता है, पर वल्करी उसे एक हाथ से ही रोक देती है और उसका नाम वाइडन बताती है और वाइडन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सुमो रेसलर है। फिर वल्करी वाइडन के वेपन के लिए अपनी एक सिस्टर को बुलाती है जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी, यहाँ तक कि वो वाइडन से भी काफी बड़ी थी। पर वो वाइडन को उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है और वो उसके गले लग जाता है। फिर वाइडन उससे कहता है कि वो उससे सच में प्यार करने लगा है, इसलिए उन दोनों को एक हो जाना चाहिए। ये सब सुनकर और वाइडन की आंखों में सच्चाई देखकर वो भी वाइडन की बात मान लेती है और वो उसका डिवाइन वेपन बनने के लिए मान जाती है। फिर हम बैटल रिंग देखते हैं और इस बार रिंग बिल्कुल एक सुमो फाइट की रिंग जैसी थी। तभी कई सारी लड़कियां आती है और साथ ही ऑडियंस में भी काफी सारे सुपर रेसलर थे जो वाइडन की सपोर्ट के लिए आए थे। फिर आता है वाइडन जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सभी के बीच सबसे अलग और स्ट्रांग दिख रहा था। फिर सभी लोग वाइडन के लिए चीयर करने लगते हैं जो कि वाइडन को भी काफी पसंद आता है। फिर आती है गॉड की बारी और सामने की साइड से हाथी पर आता है वाइडन का ओपोनेंट गॉड शिवा, जिसे अपनी बारी का काफी टाइम से इंतजार था और वो काफी खुश भी था क्योंकि काफी इंतजार करने के बाद अब जाकर उसकी बारी आई थी। अब देखते हैं बूढ़ा भी ये मैच देख रहा होता है और उस शिवा को देखकर कह रहा था कि वो पहले ही अपने दो मैच हार चुका है
और अगर ये वाला भी हार गए तो उन्हें आगे काफी दिक्कत हो सकती है। फिर शिवा और वाइडन दोनों आमने सामने आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने के लिए काफी उत्सुक दिख रहे थे। जिसके बाद शिवा के लिए सभी गॉड्स और उसकी फैमिली उसके लिए सपोर्ट करने लगती है। फिर शिवा काफी एक्साइटमेंट के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि फाइटिंग रिंग में एक मेढक खड़ा है। तभी वाइडन उस मेढक की बकेट में से सॉल्ट लेता है और वो मेढक भाग जाता है। फिर वाइडन सॉल्ट को सामने फेंकता है, जो कि सुअर रेसलिंग में चुनौती देने का तरीका माना जाता है। ये देखकर ऑडियंस में बैठे सभी लोग भी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी को सुमो रेसलिंग देखना काफी ज्यादा पसंद है। और वाइडन के मैच के लिए सभी लोग बहुत बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं। फिर वाइडन काफी जोर से ताली बजाता है, जिससे काफी तेज हवा तक चल जाती है। शिवा भी ये देखकर काफी खुश होता है और वाइडन से उसका टाइम लेने की कहता है। तभी वाइडन फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और काफी स्पीड के लिए शिवा की तरफ जाने लगता है। तभी वाइडन जंप करता है और सीधा काफी जोर की शिवा के मुंह पर लात मारता है। उस लात से शिवा काफी पीछे हो जाता है, पर वो अपने आप को संभालता है, जिससे वो जमीन पर नहीं गिरता। हालांकि शिवा वाइडन की बार देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे काफी अच्छी फाइट मिलने वाली थी। तभी कोई मौका न देते हुए वाइडन शिवा को मुक्का मारने आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार शिवा वाइडन का हाथ पकड़ लेता है, पर वाइडन अपने दूसरे हाथ से शिवा के मुंह पर मुक्का मार देता है। फिर वाइडन अपने हाथों से शिवा का सर पकड़ लेता है और उसके मुंह पर घुटना मारने वाला होता है, लेकिन तभी शिवा वाइडन का घुटना पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए वाइडन से कहता है कि अभी भी उसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिर शिवा अपने दो हाथों से वाइडन के हाथ पकड़ लेता है और बाकी दोनों हाथों से वाइडन की चेस्ट पर मुक्का मारता है, जिससे वाइडन हवा में उड़ जाता है। वाइडन को भी इससे काफी डैमेज पहुंचता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसके इस अटैक से ये फाइट खत्म हो जाएगी। हालांकि ऑडियंस को काफी मजा आ रहा था इतनी बेहतरीन फाइट देखकर। फिर शिवा कहता है कि अब मजा शुरू होने वाला है और शिवा काफी खुश भी दिख रहा होता है। ये देखकर वाइडन कहता है कि आज तक उसे समझ नहीं आया कि सभी लोगों को फाइट इतनी क्यों पसंद है और उन्हें क्या मजा मिलता है। पर शिवा कहता है कि फाइट तो पूरी तरह से फन होती है, और इससे ज्यादा मजेदार चीज तो उसने आज तक नहीं देखी, क्योंकि इसमें अपनी पावर को टेस्ट किया जा सकता है, और इससे ज्यादा एक्साइटिंग चीज क्या हो सकती है। हालांकि अभी भी वाइडन को ज्यादा कुछ समझ आया दिख नहीं रहा था, पर फिर भी वाइडन अपनी पूरी पावर के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम वाइडन की लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं, जहां वाइडन 3 साल का हो चुका था, लेकिन फिर भी वाइडन चल तक नहीं पाता था, जबकि एक बच्चे को 1 साल का होने पर चलना सीख लेना चाहिए था। इस वजह से वाइडन के फादर और मदर भी काफी परेशान रहते थे, पर फिर भी वाइडन की मदर को भरोसा था कि एक दिन सब सही हो जाएगा और वाइडन भी नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाएगा। फिर एक दिन जब वाइडन के मदर और फादर काम से वापस आते हैं और वो देखते हैं कि वाइडन दीवार के सहारे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, ये देखकर वो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। पर जब वाइडन अपने पेरेंट्स के पास जाने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी में कुछ होता है जिससे वो काफी कमजोर हो जाता है और जमीन पर गिरने लगता है। वाइडन की सारी हड्डियां टूट जाती है और वो सीधा तक नहीं हो पा रहा था। पर हमें पता चलता है कि वार्डन इस वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी की मसल्स काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। इस वजह से उसकी मसल्स उसकी हड्डियों को ही तोड़ रही है। लेकिन फिर टाइम के साथ वार्डन ने अपनी मसल्स को अपने शरीर को तोड़ने से रोक दिया और एक नई तरह की मसल्स बनाई, जो उसकी बॉडी को संभालती है। वार्डन ने उन मसल्स का नाम दिया 100 सेल्स। फिर हम वापस से देखते हैं जहां वाइडन अपनी चेस्ट की मसल को तोड़कर अपने 100 सील वाली टेक्निक को तोड़ देता है, जिससे वाइडन की बॉडी काफी बड़ी होने लगती है और उसकी मसल्स वापस उसे ही खत्म करने लगती है। ये देखकर सभी को लगता है कि ऐसे तो वाइडन अपने आप को ही खत्म कर देगा। पर तभी वाइडन वल्करी सिस्टम की मदद लेता है, जिससे वो वापस नॉर्मल होने लगता है और अब वाइडन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा था। ये देखकर वेको भी काफी हैरान हो जाती है और वल्करी उसे बताती है कि उसके सिस्टर ने वाइडन की बेल्ट बनकर वाइडन की जान बचा ली। फिर वल्करी बताती है कि ये है वाइडन, वो की इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्ग सुमो रेसलर है और आज तक उसकी मसल्स की टक्कर कोई नहीं कर पाया है। फिर वल्करी वेको को समझाती है कि वाइडन की मसल्स बचपन से ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही थी कि उसे अपनी नई मसल्स को दबा कर रखना पड़ता था। लेकिन अब वाइडन को अपनी रियल पावर को रोक कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसी बेल्ट है जो उसकी मदद कर रही है। ये सुनकर वेको काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है, इसका मतलब वाइडन ने आज तक अपनी पूरी पावर का यूज तक नहीं किया और फिर भी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रेसलर बन गया है। फिर वल्करी बताती है कि लेकिन अब वो सभी वाइडन का एक नया रूप देखने वाले हैं, जिसमें वो जिंदगी में पहली बार अपनी पूरी पावर का यूज करेगा, जो उसने आज तक कभी नहीं किया।
लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वाइडन काफी खुश भी दिख रहा था क्योंकि पहली बार वो अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता था। फिर वाइडन शिवा को बहुत जल्दी नहाने की कहता है। यह सुनकर शिवा भी काफी गुस्से में आ जाता है। तभी वाइडन शिवा पर अटैक के लिए पड़ने लगता है। फिर वाइडन शिवा के मुक्का मारता है और वो मुक्का वाइडन के पहले के किसी भी मुक्के से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे शिवा पीछे जाने लगता है। तभी वाइडन भी आता है और लगातार मुक्कों की बारिश कर देता है। वाइडन के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि शिवा के लिए भी उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा था और काफी मुक्के झेलने के बाद शिवा जमीन पर गिर जाता है। सभी ऑडियंस में बैठे लोग भी बाइडेन की रियल पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान दिख रहे थे और कह रहे थे कि बाइडेन को पहले ही हराना काफी मुश्किल था और अब उसकी पूरी पावर के साथ तो उसे हराना नामुमकिन दिख रहा है। फिर वाइडन फाइट को खत्म करने के लिए अपना लास्ट अटैक करता है, लेकिन तभी शिवा अपनी डाकी जीसो टेक्निक का यूज करता है, जिसकी मदद से वो वाइडन के सर पर चोट पहुंचा देता है। फिर शिवा वाइडन पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी वाइडन सीधे खड़े रहने की पूरी कोशिश करता है। फिर शिवा अपने मुक्के शुरू करता है, जिसे ऑडियंस में बैठे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें रोकना वाइडन के लिए काफी आसान होगा, पर वह मुक्का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये बात सिर्फ वाइडन को ही समझ आ रही थी। फिर भी वाइडन वापस शिवा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब शिवा वाइडन को भी कोई मौका नहीं दे रहा था। काफी सारे मुक्के मारने के बाद शिवा को लगता है कि अब वाइडन काफी कमजोर हो चुका होगा, पर तभी वाइडन शिवा का एक हाथ पकड़ लेता है और अपनी पूरी मसल्स की पार लगाता है, जिससे वो शिवा का एक हाथ पूरी तरह से तोड़ देता है। ये देखकर सभी गॉड्स काफी हैरान हो जाते हैं कि वाइडन ने सिर्फ अपनी पार से एक गॉड को घायल कर दिया और उसे किसी डिवाइन वेपन तक की जरूरत नहीं पड़ी। जहां सभी गॉड्स परेशान हो रहे होते हैं, वहीं जो गॉड्स शिवा को अच्छे से जानते थे वो उसके लिए चीयर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवा इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। शिवा अपने दोस्तों को उसके लिए चिल्लाता हुआ देख वापस खड़ा हो जाता है और फाइट के लिए तैयार भी था। पर जब शिवा अटैक करता है, वाइडन आसानी से उसके अटैक से बच जाता है, क्योंकि शिवा का एक हाथ खराब हो चुका था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस पहले की तरह नहीं बन रहा था। इस वजह से वाइडन आसानी से शिवा के हर अटैक से बच पा रहा था और साथ ही उसे मार भी रहा था। लेकिन तभी शिवा वापस वाइडन को मारता है, पर इस बार वाला अटैक शिवा के पिछले किसी भी अटैक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर वाइडन वापस कई सारे पंच मारता है, लेकिन अब शिवा का सिर्फ एक ही पंच वाइडन को काफी ज्यादा डैमेज कर रहा था। फिर वो दोनों ही लगातार एक दूसरे को सर मारते हैं, क्योंकि इस मामले में दोनों के ही सर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसे देखकर सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी शिवा याद करता है कि उसे ऐसे फाइट किए हजारों साल हो गए, जब उसे किसी फाइट में इतना मजा आया हो। फिर हमें शिवा के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहाँ कई हजारों साल पहले काफी सारे गॉड्स और मॉन्स्टर्स अपने आप को टॉप पर लाने के लिए फाइट कर रहे होते हैं, और वहीं शिवा अपने दोस्तों के साथ आराम करता है, क्योंकि उसे इनमें से किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ शिवा का दोस्त रुद्र काफी मुश्किल ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिससे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, वही शिवा सिर्फ आराम करता है और अपनी लाइफ एंजॉय करता है। फिर शिवा रुद्र को भी ट्रेनिंग से आराम लेने की कहता है और उसे अपने साथ डांस करने की कहता है। रुद्र भी इसके लिए मान जाता है, पर सिर्फ कुछ ही देर के लिए। तभी एक आदमी उनसे मदद मांगने भागता हुआ आता है, क्योंकि उनके विलेज पर कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। हालांकि शिवा का उनकी मदद करने का कुछ खास मन नहीं था, पर रुद्र के कहने की वजह से उसे भी मारना पड़ता है। वहीं वो मॉन्स्टर्स विलेज के लोगों को परेशान कर रहे होते हैं और उन्हें मार भी रहे थे। तभी वहां शिवा और रुद्र आ जाते हैं और आते ही शिवा उनमें से एक मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर वो दोनों ही सभी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करते हैं। दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी काफी पसंद थी और काफी मजे के साथ फाइट भी करते हैं। जिसके बाद रुद्र और शिवा साथ बैठे होते हैं। फिर रुद्र शिवा से पूछता है कि उसने आगे चलकर क्या करने की सोची है। हालांकि शिवा ने कुछ खास नहीं सोचा था। फिर रुद्र बताता है कि उसका एक सपना है, पर यह सुनकर शिवा हंसने लगता है, क्योंकि रुद्र के गॉड होने के बाद भी उसके पास इंसानों की तरह सपने थे। रुद्र शिवा को मारकर उसे शांत करता है। फिर रुद्र बताता है कि उसका ड्रीम है कि वो गॉड्स के वर्ल्ड में टॉप पर जाना चाहता है, जिससे उसे पता चले कि वो फाइट में कितना अच्छा है और कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर रुद्र शिवा से पूछता है कि क्या वो भी उसका साथ देना चाहेगा इस ड्रीम में, जिस पर शिवा कहता है कि उसे हर चीज में मजा आता है जिसमें रुद्र साथ होता है, तो वो इस काम में भी उसका साथ जरूर देगा। ये सुनकर रुद्र भी काफी खुश हो जाता है। फिर रुद्र और शिवा अपनी जर्नी शुरू करते हैं टॉप पर जाने की। शुरुआत में काफी सारे गॉड्स उनकी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि वो दोनों कभी भी हर एक गॉड को हरा पाएंगे। और जैसे जैसे वो गॉड्स को हराते हुए आगे बढ़ते हैं, लोगों को उन पर यकीन होने लगता है कि शायद वो दोनों कर सकते हैं।
फिर काफी सारे गॉड्स से फाइट करने के बाद वो दोनों लास्ट गॉड्स तक पहुंच जाते हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे। पर शिवा और रुद्र मिलकर उन दोनों को भी हरा देते हैं और रुद्र का सपना पूरा होता है और वो दोनों टॉप पर पहुंच जाते हैं। शिवा को काफी मजा आ रहा था पर रुद्र थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। तभी रुद्र शिवा से उससे फाइट करने की कहता है और बताता है कि ये टॉप की जगह सिर्फ किसी एक के लिए है तो उन्हें फाइट करनी ही होगी। शिवा का ऐसा कुछ करने का मन नहीं था पर रुद्र कहता है कि ये भी उसका सपना था कि उसे पता चले कि उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है। फिर शिवा भी मान जाता है और दोनों फाइट शुरू करते हैं। उनके मुक्कों की आवाज हर जगह गूंजती है और यहाँ तक कि उनकी फाइट से निकलने वाला पसीना बारिश का रूप ले लेता है। कई दिनों तक लगातार उनकी फाइट चलती है और काफी दिनों बाद आता है लास्ट दिन जहाँ शिवा रुद्र को मुक्का मार कर गिरा देता है और शिवा सोचने लगता है कि अब वो वापस ना उठे क्योंकि शिवा को भी रुद्र से फाइट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था और इससे दोनों को ही काफी तकलीफ पहुंच रही थी। पर रुद्र वापस उठ जाता है और वापस फाइट करने लगता है। शिवा पूरी कोशिश करता है कि रुद्र वापस ना उठे क्योंकि ऐसे तो रुद्र मर भी सकता है। तभी रुद्र वापस खड़ा होता है और कहने लगता है कि ये उसका ड्रीम था कि वो गॉड्स के वर्ल्ड पे टॉप पर आए और उसके जितना कोई भी स्ट्रांग ना हो। तभी शिवा खुद ही नीचे गिर जाता है और कहने लगता है कि वो हार गया। पर रुद्र सामने आता है और कहता है कि वो हार मानता है। ये सुनकर शिवा हैरान हो जाता है क्योंकि वो खुद ही रुद्र को जीत दे रहा था। फिर रुद्र शिवा के पास आता है और उससे कहता है कि अगर कोई उससे पूरी पावर के साथ फाइट करे तो उसे भी अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करनी चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो उससे फाइट कर रहा होगा उससे मौत से भी ज्यादा दुख पहुंचेगा। फिर रुद्र शिवा के लिए काफी खुश होता है कि वो इंडिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गॉड बन चुका है। फिर रुद्र अपनी पावर्स भी शिवा को दे देता है और वहां से चला जाता है। इस तरह से शिवा इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड बनता है पर इतनी टॉप पर आने के लिए उसे अपनी सबसे अच्छे दोस्त को खोना पड़ता है। फिर हम वापस से फाइट देखते हैं जहां सभी लोग शिवा के लिए ही चेयर कर रहे होते हैं और शिवा सोच रहा होता है कि उसके ऊपर रुद्र के साथ साथ इतने सारे लोगों का भरोसा है और वो ऐसे किसी का भी भरोसा टूटने नहीं दे सकता। साथ ही हम देखते हैं कि रुद्र भी शिवा की फाइट देख रहा होता है। फिर शिवा वाइडन से कहता है कि अब टाइम आ चुका है कि वो उसे हरा दे। फिर शिवा अपनी डांस टेक्निक का यूज करने लगता है जिसे देखकर सभी शिवा को जानने वाले गॉड्स काफी खुश होने लगते हैं। फिर शिवा अपनी टेक्निक की मदद से वाइडन पर अटैक करने लगता है और वाइडन का कोई भी अटैक शिवा को लग ही नहीं रहा था। फिर शिवा अपने डांस के साथ लगातार वाइडन पर अटैक करने लगता है और वो काफी खुश भी हो रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शिवा कभी भी उस डांस से थकने वाला है या कभी भी रुकेगा। फिर वाइडन अपने हाथों की मसल्स को बढ़ा लेता है जिससे वो शिवा के अटैक रोक सके। पर शिवा लगातार अटैक कर रहा था जिससे वाइडन कमजोर पड़ता जा रहा था। फिर शिवा अपने पैरों से वाइडन के हाथ भी नीचे कर देता है और हवा में उछलकर एक लात मारता है जिससे शिवा वाइडन को काफी बड़ी चोट देता है जिससे वाइडन काफी ज्यादा जल भी जाता है। पर हम देखते हैं इतनी चोटों के बाद और इतना जल जाने के बाद भी वाइडन मुस्कुरा रहा होता है। सभी ऑडियंस में बैठे लोग सोच रहे थे कि वाइडन का जितना मुश्किल दिख रहा है पर वहीं जिन सुमो रेसलर्स ने वाइडन के साथ फाइट की थी उन्हें कोई चिंता नहीं थी और वो कह रहे थे कि वाइडन के लिए अभी तो मैच शुरू ही हुआ है। हम देखते हैं वाइडन को बचपन से ही सुमो रेसलिंग काफी पसंद थी और एक दिन जब सभी बच्चे मैच कर रहे होते हैं उनमें से सबसे स्ट्रांग वाला लड़का सभी को काफी आसानी से हरा रहा होता है। तभी वो वाइडन को भी मैच के लिए बुलाता है क्योंकि अब वाइडन पहले से काफी ठीक हो चुका था। फिर वो दोनों मैच के लिए रेडी होते हैं और वो लड़का सोच रहा था कि वाइडन अभी भी काफी कमजोर हो सकता है इसलिए वो उसे ज्यादा बुरी तरह से नहीं हराएगा। लेकिन मैच शुरू होते ही वाइडन एक ही टक्कर में उस लड़के को रिंग से बाहर कर देता है जिससे हमें पता चलता है कि वाइडन की 100 सील्स के बाद भी वो बाकी सभी से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पर ये देखकर सभी बच्चे वाइडन से काफी डर जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन वाइडन अकेला बैठा होता है और सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। ये देखकर वाइडन की मदर उससे पूछती है कि वो बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहा और वाइडन रोते हुए पूछता है कि वो बाकी सभी से इतना अलग क्यों है। साथ ही वो पूछता है गॉड्स ने उसे ऐसी बॉडी क्यों दी जिसकी वजह से वो किसी के साथ खेल तक नहीं सकता। पर वाइडन की मदर मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि ये तो उसके लिए गिफ्ट है ना कि पनिशमेंट। फिर वो बताती है कि जब वाइडन खड़ा तक नहीं हो पाता था तब उसकी मदर डेली श्राइन जाकर उसके लिए गॉड से प्रे करती थी कि वाइडन स्ट्रांग हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा होने लगे। फिर उसकी मदर उसे बताती थी कि जो पावर उसके पास है वो गॉड का गिफ्ट है और उसे उसके लिए खुश रहना चाहिए ना कि ऐसे रोना चाहिए। फिर वाइडन की मदर उससे कहती है कि वो अपनी पावर का दूसरों की मदद करने के लिए यूज करे और इससे दूसरों को खुशी दे। जिसके बाद हम देखते हैं वाइडन अपनी मदर की बात मानता है और एक काफी अच्छा इंसान बनकर दिखाता है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है और काफी अच्छा भी है।
वाइडन अपने विलेज में ही रहने लगा और वो वहाँ काफी खुश भी रहता था। लेकिन एक दिन उनके विलेज का वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ जिससे हर जगह तबाही मच गई और काफी लोग मुश्किलों में आ गए। पर फिर भी वाइडन को पता था कि ऐसे बुरे टाइम में उसे क्या करना है। वो अपना विलेज छोड़कर काफी दूर आ गया, एक ऐसी जगह जहाँ वो सुमो रेसलिंग करके अपने विलेज के लिए पैसे कमा सके। फिर वाइडन उस जगह के अंदर जाता है जहाँ सभी रेसलर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी उस जगह का मास्टर वाइडन को अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करने की कहता है। पर वाइडन मना करते हुए बताता है कि अगर उसने अपनी पूरी पावर के साथ फाइट की तो वो जरूर किसी न किसी को इंजर्ड कर देगा। ये सुनकर मास्टर खुद उसके साथ फाइट करने के लिए आ जाता है और वाइडन से पूरी पावर के साथ फाइट करने की कहता है। वाइडन भी इसके लिए मान जाता है, पर जब वाइडन अपना पहला अटैक करता है वो मास्टर को हिला तक नहीं पाता और मास्टर वाइडन को उठाकर नीचे पटक देता है। फिर मास्टर वाइडन को वापस जाने की कहता है क्योंकि इतनी पावर के साथ वो कभी रेसलर नहीं बन सकता। ये सुनकर वाइडन याद करने लगता है कि उसके विलेज के लोगों की पूरी आस उस पर टिकी है और अगर वो ऐसे हार गया तो हो सकता है उन्हें जल्दी खाना तक ना मिले। ये सब सोचकर वाइडन वापस खड़ा हो जाता है और वो फाइट के लिए तैयार होता है, पर मास्टर हर बार वाइडन को हरा देता है और एक बार भी जीतने नहीं देता। ऐसे ही शाम हो जाती है और वाइडन काफी थक चुका था, पर वाइडन को आज तक सुमो से ज्यादा मजा किसी भी चीज में नहीं आया था और वो काफी ज्यादा खुश भी दिख रहा था। जिसके बाद वाइडन काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और सुमो की हर एक टेक्निक को सीखता है जिससे वो उसमें बेस्ट बन सके। 2 साल की मुश्किल ट्रेनिंग के बाद रिजल्ट का दिन आता है। वाइडन टूर्नामेंट में ज्वाइन होता है और वो अपना पहला ऑफिशियल मैच खेलता है जिस पर उसका ओपोनेंट एक बार भी वाइडन को हिला तक नहीं पाता और एक वाइडन इतने बड़े सुमो रेसलर को उठाकर बाहर फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा था। मास्टर भी वाइडन को देखकर काफी अच्छा फील कर रहे थे क्योंकि वाइडन ने बहुत कम टाइम में काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी। ऐसे ही वाइडन टूर्नामेंट कर हर मैच जीत जाता है और काफी फेमस भी हो जाता है। जीतने के बाद वाइडन अपने विलेज के साथ साथ बाकी कई सारे विलेज की भी मदद करता है जिससे काफी सारे लोग खुश होते हैं और वाइडन काफी फेमस भी होता है। पर ये खुशियों से भरे दिन ज्यादा टाइम नहीं चलते और वाइडन देखता है उसके ओपोनेंट फाइट से पहले ही उससे डरने लगे हैं, जो देखकर उसे उसी दिन की याद आती है जब वो बच्चे डर गए थे और वाइडन से दूर भागने लगे थे। उसी रात जब मास्टर वाइडन के पास आता है वो देखता है कि वाइडन काफी ज्यादा दुखी है और रो भी रहा है। फिर वाइडन बताता है कि उसने काफी टाइम पहले अपनी मदर से वादा किया था कि वो कभी भी कमजोर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर अब मैच में ऐसा लगता है कि वो अपनी पावर का यूज दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। पर साथ ही वार्डन बताता है कि वो सिर्फ सुमो में ही अच्छा है और अगर वो सुमो ही छोड़ देगा तो वो कभी भी अपने विलेज की मदद नहीं कर पाएगा। तो उस दिन से वार्डन कसम खाता है कि वो कभी किसी कमजोर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उस दिन से वार्डन अपनी 4 सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक को सील कर देता है और कभी भी वापस उनका मैच में यूज नहीं करता। लेकिन फिर भी वार्डन कभी किसी से नहीं हारता और वार्डन जो भी मैच हारता था उसका ओपोनेंट कोई ऐसा होता था जो या तो काफी कमजोर रहता था या फिर उससे फाइट नहीं करना चाहता था। ऐसे ही वार्डन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रेसलर बन जाता है, वो भी बिना अपनी पूरी पावर का यूज किए। वापस से हम फाइट का सीन देखते हैं जहां मास्टर रोते हुए कह रहे होते हैं कि उनमें से कोई भी कभी इस काबिल नहीं बन पाया कि वो वाइडन से उसकी फुल पावर के साथ फाइट कर सके। पर मास्टर कहते हैं अब वाइडन अपनी पूरी पावर का यूज कर सकता है, वो पावर जो उसे हमेशा छुपा कर रखनी पड़ी। वहीं वाइडन भी मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि उसे आज काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। शिवा भी ये सुनकर खुश होता है कि उसने नहीं सोचा था कि इतनी मार खाने के बाद भी वाइडन इतना खुश दिख सकता है। फिर वाइडन वापस अपनी सुपर स्टाइल में फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वाइडन अपने अटैक के लिए तैयार हो जाता है और अपने सभी मसल्स को भी तैयार कर देता है। क्योंकि अब वाइडन अपने सभी मसल्स को कंट्रोल कर सकता था तो अब वाइडन का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला था। तभी वाइडन काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और सुमो स्लैप का यूज करता है। शिवा अटैक रोकने के लिए अपने 2 हाथ आगे कर लेता है, लेकिन वाइडन के स्लैप से शिवा के दोनों हाथ कट जाते हैं और सुमो स्लैप सीधा शिवा के मुंह पर लगता है। सब ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि वार्डन ने सिर्फ अपने हाथों से शिवा के 2 हाथ तक अलग कर दिए, पर अभी अपने 3 हाथ खोने के बाद भी शिवा हारा नहीं था और वापस खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी ऑडियंस शिवा के लिए चिल्लाने लगती है और एलएसपी ये देखकर हैरान हो जाता है कि शिवा इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी वापस खड़ा हो गया। ज्यूस बताता है कि शिवा ने अपने हाथों की मदद से वार्डन के अटैक की पावर कम कर दी, वरना शिवा का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता। पर ज्यूस भी वार्डन की इतनी पावर देखकर काफी हैरान था। पर तभी वार्डन की मसल्स टूटने लगती है जिससे वार्डन को काफी नुकसान होता है और साथ ही वार्डन खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। वल्करी सिस्टर वार्डन से कहने लगती है कि उसे और ज्यादा मसल्स का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अब उसे ही काफी तकलीफ हो रही है।
और वाइडन वल्करी सिस्टर से उसकी मदद करने की कहता है जिससे वो और ज्यादा पावर का यूज कर सके। वल्करी सिस्टर इसके लिए मना करती है लेकिन वाइडन कहता है कि वो अब पीछे नहीं हट सकता क्योंकि उसके ऊपर कई लोगों की उम्मीद है। फिर वाइडन अपने नेक्स्ट अटैक में अपनी पूरी पावर का यूज करने की कहता है। वल्करी सिस्टर भी इसके लिए मान जाती है और वाइडन वापस तैयार हो जाता है। तभी शिवा दिखता है और हर वो गॉड जो उसे जानता है और साथ ही रुद्र खुद भी उसका मैच देख रहा होता है और साथ ही सभी गॉड्स उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसलिए शिवा वाइडन से कहता है कि वो आज तो नहीं हार सकता क्योंकि वो इंडिया का नंबर 1 गॉड है और बाकी सभी गॉड्स ने उसके ऊपर विश्वास किया है। फिर शिवा अपने चेस्ट पे अपना हाथ डाल देता है और अपने हाथ से अपने ही दिल को पकड़ लेता है। ऐसे शिवा अपनी धड़कन को बढ़ाने लगता है। हमें पता चलता है कि शिवा की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया को भी जला सकता है और लोगों का कहना है कि अपनी आग से ही शिवा पूरी दुनिया को वापस भी बना सकता है। हम देखते हैं शिवा लाल हो जाता है और उसके चारों तरफ सिर्फ आग ही थी। बायरन भी ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है लेकिन फिर भी वो फाइट करने के लिए तैयार था। उन दोनों को देखकर वल्करी कहती है कि काफी हद तक वो दोनों एक जैसे ही है क्योंकि दूसरों का भरोसा है जो उन्हें स्ट्रांग बनाता है और फाइट करने की पावर देता है। सभी दो इतने स्ट्रांग लोगों के बीच फाइट देखकर काफी शांत बैठे होते हैं क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं शिवा और वाइटन दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी स्ट्रांग अटैक करते जा रहे थे पर दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा था और दोनों के ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वहीं शिवा के दोस्तों ने भी आज तक शिवा की ये पार नहीं देखी थी और शिवा लगातार अपने अटैक से वाइडन को जला रहा था पर वाइडन अपनी मसल्स को शील्ड की तरह यूज कर रहा था जिससे सिर्फ उसकी मसल्स जल रही थी। पर यह देखकर वल्करी कहती है कि वाइडन ऐसे हमेशा के लिए अपनी मसल्स का यूज नहीं कर सकता और फाइट को खत्म होने में जितनी देर लगेगी वाइडन उतनी ही मसल्स खोता चला जाएगा। वहीं एरिस को लग रहा था कि ऐसे अटैक्स के साथ तो शिवा जरूर जीत जाएगा लेकिन ज़ेउस उसे बताता है कि शिवा उन अटैक्स के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है और अगर उसने ज्यादा देर तक ऐसा किया तो वो इससे भी मर सकता है। ये सुनकर एरिस कहने लगता है कि शिवा को किसी ऐसे मूव का यूज नहीं करना चाहिए था पर ज़ेउस उसे बताता है कि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था क्योंकि उसने खुद देखा कि वाइडन अपने एक अटैक से उसे मार तक सकता है। वही फाइट में दोनों को ही काफी मुश्किल हो रही थी और शिवा तो फिर भी वाइडन पर अटैक कर रहा था लेकिन शिवा के फायर की वजह से वाइडन को काफी मुश्किलें भी हो रही थी। ये देखकर वाइडन के सुमो वाले दोस्तों को लगने लगता है कि वैसे तो वाइडन मर सकता है लेकिन मास्टर उन्हें बताते हैं कि पूरे फाइट में एक बार भी वाइडन का घुटना और हाथ जमीन पर नहीं छुआ जिसका मतलब वाइडन एक सुमो मैच खेल रहा है और सुमो मैच में वाइडन से अच्छा कोई नहीं है। ये जानकर सभी लोग वापस वाइटन के लिए चेयर करने लगते हैं और वाइटन देखता है शिवा के अटैक पहले से वीक होते जा रहे हैं और वो उन्हें रोक भी पा रहा था। वहीं शिवा की बॉडी खुद ही जलना शुरू हो गई थी और उसका टूटा हुआ हाथ भी गिर जाता है। तभी रुद्र शिवा के लिए चिल्लाता है और उससे कहता है कि वो ऐसे यहाँ नहीं हार सकता। ये सुनकर शिवा को काफी मदद मिलती है और वो वापस फाइट करने लगता है। वाइटन भी अटैक करता है और दोनों के ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं पर जल्दी दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं और वो वाइडन वापस अपने सुमो स्लैप के लिए तैयार होने लगता है और शिवा भी वाइडन पर अपनी किक से अटैक करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और वाइडन का हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है पर वाइडन अपने आप को संभालता है और खड़ा रहता है। फिर वाइडन मुस्कुराते हुए शिवा से शुक्रिया कहता है और बताता है कि उसकी वजह से उसे काफी अच्छा मैच मिला और अब वो खुशी खुशी मर सकता है क्योंकि वाइडन ने इस फाइट में अपनी पूरी पार लगा दी और कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं किया। तभी वाइडन वल्करी सिस्टर को बुलाता है और उससे कहता है कि उसने भी उसकी काफी मदद की और उसे गुड बाय करता है। पर वल्करी सिस्टर जाने से मना करती है और बताती है कि वो जिससे भी प्यार करती है उसके साथ हमेशा के लिए रहती है। वाइडन भी यह सुनकर काफी खुश होता है और उससे गले लगा लेता है। तभी शिवा आगे आता है और वाइडन का गला काट देता है। फिर शिवा वाइडन की तारीफ करते हुए कहता है कि वो अपने घुटनों पर एक बार भी नहीं आया, मैच खत्म होने के बाद भी नहीं। फिर वाइडन का सर जमीन पर गिर जाता है और वो गायब होने लगता है। साथ ही शिवा भी वाइडन को इतनी अच्छी फाइट के लिए थैंक्स करके चला जाता है। फिर सभी सुमो रेसलर्स वाइडन को अपने तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं और उसका थैंक्स करते हैं जो भी उसने उसके लिए किया उसके लिए। वहीं शिवा काफी ज्यादा घायल हालत में होता है और तभी रुद्र शिवा के सामने आ जाता है और वो दोनों ही गले लग जाते हैं। तभी वहां ज़ेउस भी आता है और शिवा उससे कहता है कि इंसान काफी अमेजिंग है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। फिर वल्करी वापस उसी रूम में चली जाती है जहां वो सभी मरने वाले लोगों की फोटो रखती है और काफी रोने भी लगती है। दूसरी तरफ ज़ेउस बूढ़ा के पास पहुंच जाता है जो आराम से एक पेड़ के नीचे कुछ खा रहा होता है। फिर बूढ़ा ज़ेउस से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है जिस पर ज़ेउस बताता है कि वो अगले मैच के लिए जाएगा। पर बूढ़ा ये सुनकर
ज्यूस को काफी सीरियस लुक के साथ देखता है, जिससे ज्यूस भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बूढ़ा फाइट के लिए मना करने वाला है। पर तभी बूढ़ा हंसते हुए फाइट के लिए हाँ कर देता है और ज्यूस को मैच एंजॉय करने की कहता है। फिर हम वेको को देखते हैं जो किसी को ढूंढती हुई उन्हीं सेवन गॉड्स के रूम के पास पहुंच जाती है जो गॉड्स को पनिश करते हैं। वेको उन्हें किसी जीरो के बारे में बात करते हुए सुनती है, लेकिन तभी सेवन गॉड्स के बाकी मेंबर वेको के पीछे आ जाते हैं और उसे अपने रूम में ले जाते हैं। फिर वो सभी वेको से पूछने लगते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही थी और उसे किसने उनकी जासूसी करने के लिए भेजा। वीको काफी डर जाती है और उनका कोई जवाब तक नहीं दे पा रही थी, लेकिन तभी वहां जैक रिपर आ जाता है और उनसे बात करने लगता है। हालांकि वो जैक रिपर को जानते भी नहीं थे। लेकिन अब ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये एनिमे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।